Good morning to all of you. This is 21st August session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly three issues. The first issue is why India needs a national space law, and the second issue is related to vice president election, and third issue is related to Western Ghat of India. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about vice president of India election. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in news? The election to the post of Vice President of India is conducted under a constitutionally mandated process overseen by the Election Commission. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया के अंदर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट प्रोसेस के थ्रू कराए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है. Unlike the presidential poll, it involves only members of parliament as electors with each carrying a single vote. प्रेसिडेंशियल पोल्स से डिफरेंट वाइस प्रेसिडेंट पोलिंग के लिए ओनली पार्लियामेंट के इलेक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है. सीपी राधाकृष्णन फाइल्ड बाय द एनडीए एंड जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी नॉमिनेटेड बाय द ओपोजिशन इंडिया अलायंस. एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को यहाँ पर चूज किया गया है, वही इंडिया ब्लॉक ओपोजिशन की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को नॉमिनेट किया गया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. द आउटकम विल बी डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड वोटिंग अलाइनमेंट अक्रॉस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के बोथ हाउस के द्वारा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए. Who are the electors in the vice presidential election? Vice presidential election में electors कौन कौन होंगे? Elected by an electoral college comprising members of both house of parliament including nominated member. Electoral college के अंडर पार्लियामेंट के both houses के member included nominated member इसके अंदर होते हैं. State legislatures play no role in this election. इस election में state legislature का कोई रोल नहीं होता है. Electorate consists of 782 MPs, 543 in the Lok Sabha and 233 elected plus 12 nominated in the Rajya Sabha. Electorate के अंदर टोटल 882 MPs इंक्लूड होंगे. लोकसभा के 543 मेंबर एंड राज्यसभा के 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर इसके अंडर होते हैं. ईच मेंबर्स वोट कैरीज इक्वल वैल्यू. ईच मेंबर का जो वोट होता है उसका वैल्यू इक्वल होता है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वोटिंग एंड हाउ आर द वोट्स काउंटेड. वोटिंग का क्या प्रोसेस होता है और वोट्स किस तरह से काउंट की जाती है. Election is conducted under the supervision of the Election Commission, which appoints a returning officer, typically a senior parliamentary official, to oversee the process. वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुपरवाइज एंड कंडक्ट किए जाते हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है जो कि पार्लियामेंट्री ऑफिसर का सीनियर मेंबर होता है जो इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करता है. Single transferable vote. The election is conducted through the system of proportional representation using the single transferable vote as the prescribed under Article 66 of the Constitution. वाइस प्रेसिडेंशियल पोल के लिए सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज किया जाता है और इसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 के अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मेंशन किया गया है. सीक्रेट बैलेट. मेंबर्स कास्ट देयर वोट्स बाय सीक्रेट बैलेट इंडिकेटिंग प्रेफरेंसेस अमंग द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर. वाइस प्रेसिडेंट के पोलिंग के लिए मेंबर्स सीक्रेट बैलेट का यूज करते हैं जो कि कैंडिडेट यहाँ पर प्रेफरेंस बेस पर वोट कर सकते हैं. Each MP rank the candidate in order of preference. यहाँ पर प्रेफरेंस गिवन किए जाते हैं such as 1, 2, 3 etc. A candidate must secure a majority quota more than half of the total valid votes to win. किसी भी कैंडिडेट को विन करने के लिए यहाँ पर एक मेजोरिटी कोटा सिक्योर करना होता है. If no candidate achieve this on the first preferences, the candidate with the fewest votes is eliminated and their votes transferred based on the next preference. अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर मेजोरिटी कोटा अचीव नहीं कर पाता है फर्स्ट प्रेफरेंस में देन जिस कैंडिडेट को फ्यूएस्ट वोट मिला है उसको स्पेशली इसमें जो प्रेफरेंस बेस पर
जो फ्यूएस्ट वोट मिला है कैंडिडेट को उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट्स को नेक्स्ट प्रेफरेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस कंटिन्यू अंटिल वन कैंडिडेट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड। ये तब तक चलता रहता है जब एक कैंडिडेट थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर देता है। Election will be taken in the Parliament House. As per Rule 8 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 1974, the poll for the election will be taken in the Parliament House. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस रूल 1974 के रूल 8 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो पोल होता है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही कंडक्ट कराया जाता है। हु आर द कैंडिडेट्स इन द 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल पोल? वाइस प्रेसिडेंशियल पोल 2025 के लिए कैंडिडेट्स कौन कौन है? द एनडीए हैज नॉमिनेटेड सीपी राधाकृष्णन, करंटली गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अ सीनियर बीजेपी लीडर एज इट्स कैंडिडेट। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है जो कि प्रेजेंट में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। द इंडिया ब्लॉक हैज अनाउंस्ड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी एज इट्स नॉमिनी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को नॉमिनेट किया गया है। हाउ डू द नंबर्स स्टेक अप बिटवीन एनडीए एंड इंडिया ब्लॉक? द एनडीए हैज हाई नंबर विद इट्स कोalition पार्टीज। एनडीए के पास हाई नंबर है बिकॉज कोalition पार्टीज का भी उसको सपोर्ट मिला हुआ है। इंडिया ब्लॉक विल फेस द चैलेंज। इंडिया ब्लॉक के पास कुछ चैलेंज होंगे। बीजेपी लीड एनडीए है 423 एमपी विद 293 इन द लोकसभा एंड 130 इन द राज्यसभा। बीजेपी लीड एनडीए के पास टोटल 423 एमपी है। लोकसभा के अंदर 293 एंड राज्यसभा के अंदर अबाउट 130 मेंबर्स का सपोर्ट है। ऑटोमेटिकली गिविंग देम एन एज ओवर द ओपोजिशन प्रोवाइडेड ऑल एनडीए एलीज सपोर्ट इन फेवर ऑफ राधाकृष्णन। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो सपोर्ट होगा वो राधाकृष्णन की तरफ से होगा। When will the election take place? Polling for the vice presidential election will be conducted on September 9, 2025 in Parliament House. पोलिंग जो होगा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही सितंबर 9 को कंडक्ट किया जाएगा। वोट्स विल बी काउंटेड इमीडिएटली आफ्टर पोलिंग कंक्लूड्स। पोलिंग कंक्लूड्स होने के इमीडिएट आफ्टर वोट काउंट किए जाएंगे। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड द सेम डे बाय द रिटर्निंग ऑफिसर अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में ही रिटर्निंग ऑफिसर सेम डे को यहाँ पर रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देगा। What are the constitutional provisions regarding the vice president? वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 63 स्टेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट आल्सो सर्व एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर्टिकल 64 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर भी वर्क करेगा और इस टाइम पर एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकता। आर्टिकल 65 व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द रोल और ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट they will not perform the responsibilities of the chairman of the Rajya Sabha and will not receive the salary or allowance designated for the chairman under article 97। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटीज और रोल को एज्यूम कर लेता है उस टाइम पर वो राज्यसभा के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करेगा एंड चेयरमैन के तौर पर उसे जो भी सैलरी एंड अलाउंसेस रिसीव हो रहे थे वो भी अब उसको नहीं मिलने वाले। रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव अपॉन एक्सेप्टेंस। वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो इससे रिलेटेड रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को गिवन करना होता है। प्रेसिडेंट के एक्सेप्टेंस के बाद ये इफेक्टिव हो जाता है। क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 प्रोविजन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस मेंशन किए गए। मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट बी एट लीस्ट 35 इयर्स ओल्ड, मस्ट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एट लीस्ट 30 इयर्स ओल्ड होना चाहिए और राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के एलिजिबल होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर,
या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। Election of the vice president. Article 68 mandate that the election to fill the vice president's vacancy due to term expiration must be completed before the current term ends. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68 के अंदर मैंडेट किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने चाहिए वो टर्म एक्सपायरेशन से पहले ही कंप्लीट कराए जाने चाहिए। आर्टिकल 324 ग्रांट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द ऑथोरिटी टू ओवरसी डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को ओवरसी करने का, डायरेक्ट करने का, कंट्रोल करने का यहाँ पर पावर ग्रांट करता है। इट मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करने वाला है, आर्टिकल 324 के अंडर इसको पावर मिला हुआ है। हु आर पार्टिसिपेंट, अभी हम पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं ये डिस्कस इससे पहले कर चुके हैं। आर्टिकल 66 के अंदर इसमें प्रोविजन किया गया है। हम देख सकते हैं कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोल के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड होते हैं। ओथ प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69 the vice president must take an oath or affirmation before the president or an appointed representative before assuming office। वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस अज्यूम करने से पहले प्रेसिडेंट के बिफोर अफर्मेशन या ओथ टेकिंग करना होता है। टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 67 स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज ए 5-year टर्म फ्रॉम द डेट दे अज्यूम ऑफिस। आर्टिकल 67 ये स्टेट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो 5-year टर्म के लिए सर्विस गिवन करेगा। रिमूवल प्रोसेस, आर्टिकल 67 स्टेट दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा विद अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड देन एग्रीड टू बाय द लोकसभा। अभी हमने आर्टिकल 67 के अंदर प्रोविजन देखा कि वाइस प्रेसिडेंट 5-year टर्म के लिए एज्यूम कर सकता है ऑफिस। आर्टिकल 67 बी के अकॉर्डिंग इसको रिमूव करने का प्रोसेस है और रिमूव करने के लिए राज्यसभा को एक मेजोरिटी के हिसाब से रेजोल्यूशन पास कराना होगा और लोकसभा के द्वारा भी ये एग्रीड होना चाहिए। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 14 डेज प्रायर नोटिस। इसके लिए 14 डेज प्रायर नोटिस लोकसभा को गिवन करना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ग्राउंड स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 14 डेज पीरियड, राज्यसभा विल टेक अप द रेजोल्यूशन फॉर डिस्कशन फॉलोइंग द प्रोसीजर आउटलाइन इन आर्टिकल 67 बी। 14 डेज पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है ये, उसका एक्सपायरी होने के बाद राज्यसभा रेजोल्यूशन पर डिस्कशन करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करता है। आर्टिकल 92 explicitly bar the chairman or deputy chairman from presiding over proceedings while a resolution for their removal is under consideration। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए अगर प्रोसेस ऑनगोइंग है उस टाइम पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वर्क नहीं कर सकते। पावर एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 1 कैन एडजॉर्न और सस्पेंड द हाउस। The chairman of Rajya Sabha can adjourn the house or suspend its sitting if there is no quorum। राज्यसभा के चेयरमैन को इतना पावर मिला होता है कि वो हाउस को एडजोर्न कर सकता है एंड अगर सफिशिएंट कोरम नहीं है तो वो सिटिंग को भी सस्पेंड कर सकता है। नंबर 2 डिस्क्वालीफाई अ मेंबर। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द चेयरमैन टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ राज्यसभा मेंबर ड्यू टू डिफेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेयरमैन को ये ऑथोराइज किया गया है कि राज्यसभा के मेंबर्स को डिफेक्शन की वजह से वो डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर सकता है। नंबर 3 द चेयरमैन्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द हाउस। हाउस के अंदर अगर किसी मेंबर का प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है या किसी भी मैटर से रिलेटेड यहाँ पर ब्रीचिंग हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रेज करने के लिए पहले चेयरमैन का अप्रूवल टेकिंग करना होगा। Number for parliamentary committee whether established by the chairman or the house operate under the chairman's guidance। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे वो चेयरमैन के द्वारा या फिर हाउस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है वो चेयरमैन की गाइडेंस के बेस पर ही ऑपरेट की जाती है। नंबर 5
Chairman appoints members to various standing committee and department-related parliamentary committees. He also chairs the Business Advisory Committee, the Rules Committee, and the General Purpose Committee. चेयरमैन को इतनी पावर मिली होती है कि वो स्टैंडिंग कमेटी एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए मेंबर्स अपॉइंट कर सकता है, और चेयरमैन जो होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी का भी चेयरमैन होता है। नंबर 6, द चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स रिलेटेड टू द हाउस एंड नो वन कैन डिस्प्यूट द चेयरमैन्स इंटरप्रिटेशन। चेयरमैन ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड हाउस के रूल्स से रिलेटेड मेंटेनेंस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। क्या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन टेकिंग किया जा सकता है? लास्ट ईयर opposition party had decided to submit a notice under Article 67B to move a motion of no confidence against the vice president who also serve as the chairman of the Rajya Sabha। लास्ट ईयर ओपोजिशन पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो अंडर आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा इज एन इनफॉर्मल टर्म एंड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेकिंग किया जाता है, ये एक इनफॉर्मल टर्म है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड मेंशन नहीं किया गया है। नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा के अंदर इनिशिएट किया जा सकता है, बट राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन को रिमूव करने के लिए इनफॉर्मल तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा टू असेस द गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट का सपोर्ट को असेस करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट राज्यसभा के अंदर नहीं किया जाता कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। It require a backing from 50 members and if passed the government must resign। राज्यसभा के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन के अगेंस्ट टेकिंग किया जाता है, एटलीस्ट 50 मेंबर्स का यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए, और लोकसभा के अंदर भी अगर ऐसा होता है तो वहां भी मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। In this session, we will discuss about Western Ghat of India. Why it is important to save India's Western Ghat. Lecture is important for GS paper 1, for GS paper 3. What is issue? A recent study revealed a significant increase in the monsoon rainfall in the Western Ghat over the past 800 years. Past 800 years की एक स्टडी के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट के अंदर मानसून रेनफॉल काफी इंक्रीज हुआ है। The long-term increase in the monsoon intensity could be contributed to more frequent and extreme rainfall event in the recent year। मानसून रेनफॉल काफी इंक्रीज हुआ है एंड इसका इंटेंसिटी बढ़ा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में मोर फ्रीक्वेंट एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स वेस्टर्न घाट रीजन में शो हो रहे हैं। Devastating landslide and floods in the Wayanad and in Karnataka in 2018 and 2019 as example of extreme weather events that may be part of a broader climatic trends। 2018 and 2019 में हमने devastating landslide and floods वायनाड कर्नाटक रीजन में हमने देखा, जो कि extreme weather events के examples हैं। The research highlight the needs for better disaster preparedness, sustainable land use planning and conservation in the Western Ghat। रिसर्च हाईलाइट करती है कि वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर जिस तरह से लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स से रिलेटेड इंसिडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हमें करना होगा एंड सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग पर फोकस करना होगा। साथ ही वेस्टर्न घाट के अंदर कंजर्वेशन को हमें फोकस करना होगा। Experts stress the importance of long-term environmental policies to mitigate risk from intensifying monsoon। मानसून के इंटेंसिफाइंग से रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल पॉलिसीज के इंपॉर्टेंस पर हमें स्ट्रेस करना होगा। अबाउट वेस्टर्न घाट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम कुछ यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। द वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री हिल्स रिच इन फ्लोरा एंड फोना। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री हिल्स के नेम से भी जाना जाता है। फ्लोरा एंड फोना के मैटर में काफी रिच है। द रेंज इज कॉल्ड सह्याद्री इन नॉर्थन महाराष्ट्र एंड सहायक
प्रवर्तम इन केरला। सह्याद्री हिल्स, ये जो वेस्टर्न घाट का जो नॉर्थ पार्ट है महाराष्ट्र के अंदर, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। एंड केरला के अंदर सह्य प्रवर्तम के नाम से जाना जाता है। कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट किस किस रीजन के अंदर है? कोंकण कोस्ट, द नॉर्थन पोर्शन इज नोन एज द कोंकण कोस्ट। वेस्टर्न घाट का जो नॉर्थन पोर्शन है इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ कोस्ट, द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड कन्नड़ कोस्ट। मालाबार कोस्ट, सदर्न पोर्शन इज कॉल्ड मालाबार रीजन और द मालाबार कोस्ट। देश, द फुटहिल्स रीजन ईस्ट ऑफ द घाट इन द महाराष्ट्र इज नोन एज देश। वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर ईस्ट साइड का जो फुट हिल्स है दिस इज नोन एज देश मलांडो। ईस्टर्न फुट हिल्स ऑफ सेंट्रल कर्नाटक स्टेट इज नोन एज मलांडो। सेंट्रल कर्नाटक रीजन में जो ईस्टर्न फुट हिल्स है दिस इज नोन एज मलांडो। नीलगिरी मलाई इन द साउथ, द रेंज इज नोन एज द नीलगिरी मलाई इन द तमिलनाडु विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। साउथ रेंज में जो ईस्टर्न रीजन फुटहिल्स है वेस्टर्न घाट का उसको नीलगिरी मलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रीजन है ड्यू टू इट्स हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म, नीलगिरी इज वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। नीलगिरी रीजन के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म का हाई लेवल है। यही वजह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 हॉटस्पॉट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में से एक नीलगिरी को भी इंक्लूड किया गया है। जियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर आर टू व्यूज रिलेटेड टू जियोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जियोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर 2 व्यूज हैं। नंबर 1, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स आर ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू द डाउन वार्पिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ लैंड इनटू द अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स जो है ब्लॉक माउंटेन के तौर पर देखे जाते हैं फर्स्ट व्यू के अकॉर्डिंग, और अरेबियन सी के अंदर लैंड का एक पार्ट डाउन वार्पिंग हो गया था और दूसरा पार्ट नहीं हो पाया जिसको वेस्टर्न घाट के नाम से आज जाना जाता है। नंबर 2, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स आर नॉट ट्रू माउंटेन बट आर द फॉल्टेड एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स जो है वो ट्रू माउंटेन नहीं है दूसरे व्यू के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ डेक्कन प्लेटू के फॉल्टेड एज हैं। बेसिक टोपोग्राफी ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की बेसिक टोपोग्राफी क्या है? नंबर 1, जियोग्राफिकल एक्सटेंट, वेस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ गो थ्रू गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु एंड एट कन्याकुमारी एम्ब्रेसिंग इंडियन ओशन। वेस्टर्न घाट सतपुड़ा रेंज से कन्याकुमारी तक एक्सटेंड है, नॉर्थ में सतपुड़ा से स्टार्ट होता है एंड उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु गो थ्रू करता है, साथ ही इंडियन ओशन को एम्ब्रास करते हुए ये कन्याकुमारी को टच करता है। A chain of mountains run parallel to western coast in a 1,600 kilometer long stretch approximately 30 to 50 kilometer inland. वेस्टर्न घाट के पैरेलल a chain of mountain रन करता है, about 1600 किलोमीटर स्ट्रेच है इस माउंटेन का एंड 30 to 50 किलोमीटर इनलैंड ये रन करता है। These mountains cover an area of around 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर, about 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये माउंटेन कवर करते हैं। माउंटेन रेंजेस, नीलगिरी रेंज साउथ ईस्ट ऑफ द मैसूर इन कर्नाटक मीट द सेवेरोय एंड तिरुमाला रेंज farther east which link the western coast to the eastern coast. मैसूर कर्नाटक के साउथ ईस्ट में जो नीलगिरी रेंजेज हैं वो शेवरॉय एंड तिरुमाला रेंज के साथ मीट होती हैं। ये जो रेंज है ये वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट के साथ कनेक्ट करती हैं। अनामुडी पीक इज इन केरला इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, इट इज आल्सो हाईएस्ट पीक इन इंडिया आउटसाइड द हिमालय। अनामुडी पीक जो कि केरला के अंदर है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ये हिमालय के आउटसाइड भी इंडिया में हाईएस्ट पीक है। फेमस हिल स्टेशंस कौन कौन से हैं वेस्टर्न घाट के अंदर? पंचगनी, अंबोली घाट, मैथरन, लोनावाला खंडाला और महाबलेश्वर, कुंडलमुख एंड कोडागू, ये कुछ फेमस हिल स्टेशंस हैं। रिवर्स फ्लोइंग इन वेस्टर्न घाट, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? वेस्ट फ्लोइंग मेन रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट आर नेत्रावती, शारावती, पेरियार,
Bhartpuzha and Mandu, etc. Western Ghats, west flowing rivers of are fast flowing, short distance traveled and steeper gradients. वेस्टर्न घाट में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो फास्ट फ्लोइंग हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती हैं। सो वेस्टर्न घाट आर मोर यूजफुल टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है कि वेस्टर्न घाट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन काफी बेटर तरीके से किया जा सकता है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एंड मैनी स्मॉलर ट्राइब्यूटरी रिवर्स सच एज भीमा, मालाप्रभा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, हेमवती, कामिनी, ये भी कुछ रिवर्स है। East flowing rivers are comparatively slower moving and eventually merge into large rivers such as the Kaveri and Krishna. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जितने भी हैं कंपेरेटिवली स्लोअर मूविंग करती हैं और लार्जर रिवर के साथ ये मर्ज हो जाती हैं। वाइल्ड लाइफ इन वेस्टर्न घाट के लाइफ वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। स्ट्रैप नेक्ड मैंगूज, इंडियन ब्राउन मैंगूज, नीलगिरी मॉर्थन, ब्राउन पाम कैवियट, स्मॉल इंडियन कैवियट एंड लेपर्ड, यहाँ पर कुछ स्मॉल कार्निवोर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। एंडेमिक स्पीसीज नीलगिरी थार एंड द लायन टेल लॉन्ग टेल मकाक, ये कुछ यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज हैं। About 325 globally threatened IUCN Red List species occurred in the Western Ghat. IUCN के रेड लिस्ट के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज का अबाउट 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड जो स्पीसीज हैं वेस्टर्न घाट के अंदर मिल जाएंगे। इट मीन्स IUCN के रेड लिस्ट के अंदर जितने भी ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उसमें से 325 स्पीसीज वेस्टर्न घाट के अंदर मिल जाएंगे। Globally threatened flora and fauna includes 229 plant species, 31 mammal species, 15 bird species, 43 amphibian species, 5 reptile species and 1 fish species found here. ग्लोबली जितने भी फ्लोरा एंड फोना थ्रेटन्ड हैं इनमें से 229 प्लांट स्पीसीज वेस्टर्न घाट के अंदर हैं, 31 ममल स्पीसीज, 15 बर्ड स्पीसीज, 43 एम्फीबियन स्पीसीज, 5 रेप्टाइल स्पीसीज, 1 फिश स्पीसीज वेस्टर्न घाट के अंदर अवेलेबल हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज वेस्टर्न घाट इज होम टू इंडिया टू बायोस्फीयर रिजर्व, 13 नेशनल पार्क, सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मैनी रिजर्व फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट के अंदर 2 बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइज हैं, 13 नेशनल पार्क हैं, सेवरल वेस्टर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड मैनी फॉरेस्ट रिजर्व भी यहाँ पर हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फॉर्म्स द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के अंदर लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व comprised Bandipur National Park and Nugu in Karnataka and adjoining regions of Wayanad and Mudumalai National Park in the state of Kerala and Tamil Nadu. Nilgiri Biosphere Reserve, Bandipur National Park and Nugu in Karnataka and तमिलनाडु एंड केरला के वायनाड एंड मडुमलाई नेशनल पार्क को कंप्राइज करता है। द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला इज अमंग द लास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ विर्गिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। केरला के अंदर जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये विर्गिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया के लास्ट ट्रैक्ट्स के तौर पर जाने जाते हैं। पासेज इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के अंदर कौन कौन से पासेज हैं? थाल घाट पास, भोर घाट पास, नान घाट पास, पलक्कड़ गैप, पाल घाट, अंबा घाट पास एंड अंबोली घाट पास, ये बहुत सारे पासेस हैं वेस्टर्न घाट के अंदर। व्हाट आर द थ्रेट्स टू वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट के ऊपर क्या क्या थ्रेट्स हैं? नंबर 1 माइनिंग। द माइनिंग एक्टिविटीज हैव ग्रोन रैपिडली रिजल्टेड इन सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज एंड सोशल डिस्ट्रप्शंस। माइनिंग एक्टिविटीज वेस्टर्न घाट के अंदर रैपिडली ग्रो कर रही हैं जिसकी वजह से सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज एंड सोशल डिस्ट्रप्शन से रिलेटेड चैलेंज इंक्रीज हुए हैं। सैंड माइनिंग हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर थ्रेट इन केरला, केरला के अंदर मेजर थ्रेट के तौर पर सैंड माइनिंग को देखा जा रहा है। Unsustainable mining activities has increased vulnerability to landslides, damaged water resources and agriculture, which negatively affected the livelihoods of the people living in those areas. वेस्टर्न घाट के अंदर अनसस्टेनेबल माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड इंक्रीज हुए हैं, वाटर रिसोर्स डैमेज हुए हैं एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसने पीपल के लिविंग को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। नंबर 2 डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन। Human communities living within and adjacent to the protected area in the Western Ghats extract forest produce
फ्रॉम फॉर सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल नीड्स। वेस्टर्न घाट के अंदर लिविंग करने वाली ह्यूमन कम्युनिटीज जो है इन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करती हैं, स्पेशली कॉमर्शियल पर्पज के लिए, सब्सिस्टेंस पर्पज के लिए। Number three, human wildlife conflict. Western Ghats exist within an intensely human dominated landscape, so human wildlife conflict are common. वेस्टर्न घाट जो एग्जिस्ट करता है वो इंटेंसली ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में एग्जिस्ट करता है, सो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर कॉमन है। नंबर फोर, हंटिंग रिलेटेड चैलेंज। इलीगल लोकल हंटिंग फॉर वाइल्ड मीट इज इशू अ सीरियस इशू इन वेस्टर्न घाट। इलीगल लोकल हंटिंग फॉर वाइल्ड मीट यहाँ पर ये एक सीरियस इशू है। नंबर फाइव, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग। लाइव स्टॉक ग्रेजिंग सच एज कैटल एंड गोट is a serious problem causing habitat degradation across the western घाट। लाइव स्टॉक ग्रोजिंग सच एज कैटल एंड गोट को यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कराया जाता है। ये वेस्टर्न घाट के अंदर हैबिटेट डिग्रेडेशन का एक सीरियस रीजन है। नंबर सिक्स, एनक्रोचमेंट बाय ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट both within and outside protected areas of Western Ghat and is a significant landscape level threat. Number eight, hydropower project. Large dam project in the Western Ghat have resulted in social and environmental disruptions. वेस्टर्न घाट के अंदर लार्ज डैम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सोशल एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। नंबर नाइन, डिफोरेस्टेशन। कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड और फॉर कॉमर्शियल पर्पज लाइक टूरिज्म, इलीगल लॉगिंग फॉर टिम्बर हैव had a significant negative effect on biodiversity. फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर कॉमर्शियल पर्पज लाइक टूरिज्म, इलीगल लॉगिंग फॉर टिम्बर, ये सब बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 10, क्लाइमेट चेंज। Changes in land use pattern and deforestation have led to big variations in the intensity and duration of rainfall. Climate change is also cause of floods in many southern regions in the recent past. क्लाइमेट चेंज भी सदर्न रीजन में फ्लड्स के लिए बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं। वेरियस कमिटीज फॉर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के लिए वेरियस कमिटीज क्या क्या बनाए गए हैं। नंबर वन, गैडगिल कमेटी 2011 में गैडगिल कमेटी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एंड उसके जस्ट 2 इयर्स के बाद कस्तूरी रंजन कमेटी यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है। नंबर वन, गैडगिल कमेटी, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। इट रिकमेंडेड दैट ऑल ऑफ द वेस्टर्न घाट बी डिक्लेयर्ड एज द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज विद ओनली लिमिटेड डेवलपमेंट अलाउड इन ग्रेडेड जोन। गैडगिल कमेटी, जिसको वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के नाम से भी जाना जाता है, इसने रिकमेंड किया कि फुल्ली वेस्टर्न घाट को फुल्ली इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज ESA डिक्लेयर कर देना चाहिए और ग्रेडेड जोन में डेवलपमेंट को लिमिटेड अलाउ करना होगा। नंबर टू, कस्तूरी रंजन कमेटी 2013, इट sought to balance the environment protection and development in contrast to recommendations proposed by the गैडगिल रिपोर्ट। गैडगिल रिपोर्ट के अपोजिट कस्तूरी रंजन कमेटी ने यहाँ पर वेस्टर्न घाट के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बैलेंस करने की कोशिश की। द कस्तूरी रंजन कमेटी रिकमेंडेड दैट इंस्टेड ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट only 37% of the total area should be brought under ESA and a complete ban on mining quarrying be imposed in ESA। गैडगिल कमेटी के अपोजिट कस्तूरी रंजन कमेटी ने रिकमेंड किया है कि टोटल वेस्टर्न घाट को ESA डिक्लेयर करने की जगह ओनली इसका 37% एरिया को ESA डिक्लेयर कर देना चाहिए और ESA रीजन के अंदर माइनिंग क्वेरिंग से रिलेटेड कंप्लीटली बैन होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Every year, National Space Day is celebrated on 23rd August. In this lecture, we will discuss why India needs a national space law. Why news? India will celebrate second National Space Day amid ambitious projects like Chandrayaan 3 and Gaganyaan. 23rd अगस्त यानी टुमारो इंडिया सेकंड नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करने वाला है।
But India lacks a comprehensive national space law to regulate and support private and commercial activities in outer space. आउटर स्पेस में प्राइवेट एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर कोई कंप्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ नहीं है. What is space law? Space law is a legal framework which govern activities in the outer space, covering exploration, commercialization, safety, liability and peaceful use. स्पेस लॉ एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि आउटर स्पेस एक्टिविटीज को गवर्न करता है. इसके अंदर एक्सप्लोरेशन, कॉमर्शियलाइजेशन, सेफ्टी, लाइबिलिटी एंड पीसफुल यूज ऑफ स्पेस ये सब इंक्लूड होते हैं. आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 एंड इट्स प्रिंसिपल्स. 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? नंबर ऑफ कॉमन हेरिटेज. स्पेस इज द प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड, नो नेशनल ओनरशिप. ऑल मैनकाइंड के लिए स्पेस एक प्रोविंस है और नेशनल ओनरशिप इसका नहीं होता है, यानी सभी के लिए है. पीसफुल यूज. स्पेस मस्ट नॉट बी वेपनाइज्ड. स्पेस को पीसफुल तरीके से यूज करना है और उसको वेपनाइज नहीं करना है. स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज. स्पेस से रिलेटेड प्राइवेट या गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा. लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर क्या प्रोविजन किए गए हैं? नेशंस बियर लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड फ्रॉम देयर टेरिटरी. किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा अगर कोई ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है और उसकी वजह से कुछ डैमेज होता है स्पेस के अंदर, तो वही नेशन उसको बियर करेंगे उसकी लाइबिलिटी को. इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मैंडेट साइंटिफिक एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन. इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अंडर यहाँ पर ये मैंडेट किया गया है कि साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज किया जाना चाहिए. सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन पर भी फोकस किया जाना चाहिए. वाई नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन इज क्रूशियल. इंडिया के लिए नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन क्रूशियल क्यों है? नंबर वन, इंश्योर लीगल क्लैरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. प्रोवाइड a stable regulatory framework for government and private players. नेशनल स्पेस रिलेटेड लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड ओवरलैपिंग मिनिस्ट्रियल क्लियरेंस. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जितने भी होते हैं एंड मिनिस्ट्रियल क्लियरेंस रिलेटेड ओवरलैपिंग जो भी होते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं. नंबर ऑफ सेफ्टी एंड कंप्लायंस. लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड डेब्रिस मैनेजमेंट रूल्स. लेजिस्लेशन अगर प्रॉपर्ली होगा इंडिया के अंदर तो इसके थ्रू टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस एंड डेब्रिस मैनेजमेंट रूल्स को एस्टेब्लिश किया जा सकता है. इंश्योर इंडिया कंप्लायंस विद इंटरनेशनल लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर ओएसडी. इंटरनेशनल लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस के साथ इंडिया को यहाँ पर इंडिया की कंप्लायंस को इंश्योर किया जा सकता है. नंबर 3, बूस्ट टू प्राइवेट सेक्टर एंड एफडीआई. Clear rules on licensing, insurance, and FDI can attract capital and prevent startups from relocating abroad. Startups जो abroad relocating हो रही हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनको इंडिया के अंदर ही relocate किया जा सकता है. इसके थ्रू हम यहाँ पर FDI को भी इंक्रीज कर सकते हैं. नंबर 4, इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी फ्रेमवर्क. स्पेस एक्टिविटी इन्वॉल्व हाई वैल्यू एसेट्स विद ह्यूज रिस्क. स्पेस एक्टिविटीज के अंदर हाई वैल्यू एसेट्स और हाई रिस्क के साथ ये इन्वॉल्व होते हैं. अफोर्डेबल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क प्रोटेक्ट स्टार्टअप्स. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर स्टार्टअप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. नंबर है प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड टैलेंट रिटेंशन. इनोवेशन को प्रमोट किया जा सकता है, साथ ही टैलेंट को रिटेन करके रखा जा सकता है. प्रोवाइड आईपी राइट्स, एनकरेज इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड बिल्ड इन्वेस्टर्स ट्रस्ट. प्रिवेंट टैलेंट माइग्रेशन टू मोर आईपी फ्रेंडली jurisdiction. India's current approach related to outer space incremental strategy. India has ratified UN treaties but also not passed a single space law. इंडिया ने यूएन ट्रीटीज को रेटिफाई किया है बट इंडिया ने सिंगल स्पेस लॉ अभी पास नहीं किया है. पॉलिसी फ्रेमवर्क. इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023. इंडिया के अंदर पॉलिसी तो बहुत ज्यादा है बट स्पेस से रिलेटेड लॉ नहीं है. पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, इन स्पेस ई नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, कैटलॉग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर स्पेस इंडस्ट्री.
इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। 2023 की जो इंडियन स्पेस पॉलिसी थी वो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इनकरेज करती है। इन स्पेक ई नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड ऑथराइजेशन फॉर नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। इसके अंडर नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज को ऑथराइज किया गया है। कैटलॉग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेस इंडस्ट्री, इट इंश्योर्स सेफ्टी एंड क्वालिटी।